Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to Super 30 classes. David. Today I will teach you economics and our topic is economic concept and planning. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग. तो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और आई वांट टू टीच व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. जब हम टॉपिक स्टार्ट करें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या, एक्चुअली इकोनॉमिक्स होती क्या है. क्लियर. तो अगर इस बेसिक टर्म को समझना है, आपको इस सब्जेक्ट को समझना है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो एक बिल्कुल ही बेसिक एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ, डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ. माना एक सोचे, जस्ट थिंक इट अ वाइल कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारा पैसा देते, अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारा पैसा दे दे या आपकी कोई लॉटरी लग जाए, अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारा पैसा दे दे या आपकी कोई लॉटरी लग जाए, तो बस आप उस पैसों का क्या क्या यूज़ करना चाहेंगे, आप उन पैसों का कहाँ यूज़ करेंगे, आप उन पैसों से क्या परचेज़ करना चाहते हैं, आप उन पैसों से आपकी क्या क्या नीड्स है उनको पूरा करना. तो अगर ऐसा ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी जो लिस्ट होगी वो बहुत बड़ी हो सकती है, वो लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है. और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये क्वेश्चन अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए, किसी भी पर्सन से पूछा जाए, तो उनका आंसर बहुत बड़ा हो सकता है. जैसे मैंने माना कि एक बच्चे से पूछा कि आपकी एक लॉटरी लग गई, सेम क्वेश्चन पूछा, तो उस बच्चे का आंसर आया कि सर मैं इन पैसों से बुक्स खरीदना चाहता हूँ, इन पैसों से सर मैं कुछ एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाहता हूँ, इन पैसों से सर मैं एक बाइक परचेज़ करना चाहता हूँ, इन पैसों से सर मैं कुछ क्लॉथ्स परचेज़ करना चाहता हूँ. क्लियर. एक क्वेश्चन पूछा मैंने कि आपके पास लॉटरी लग गई, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारी मनी आपके पास आ गई, तो आप उन पैसों का क्या यूज़ करेंगे. तो बच्चों का आंसर आता है कि सर मैं बुक्स खरीदूंगा, कोई कहता है सर मैं मोबाइल फ़ोन खरीदूंगा, सर मैं बाइक परचेस करूंगा, मैं अपने लिए क्लॉथ्स लाऊंगा जो अभी न्यू मार्केट में आए हैं. या कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो कहीं घूमने जाऊंगा, फॉरेन जाऊंगा, या कोई फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा या गोवा जाऊंगा. ऐसे बहुत सारे जो लिस्ट है, जो आपकी वांट्स है, जो आपकी नीड्स है, उनकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी. इस लिस्ट जो है बढ़ती जाएगी, कंटिन्यू लिस्ट इंक्रीज़ होगी. क्लियर. तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो मनी जो है हमारे आपके पास अवेलेबल हो गई. आपको बता दिया कि आपकी लॉटरी लगी, आपके पास बहुत सारा पैसा है, और आपने अपनी लिस्ट आपने सामने रख दी कि सर मैं इस लिस्ट में इन पैसों से, इस मनी जो है हमारे पास, इस मनी से मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये भी खरीदना चाहता हूँ, मैं वो भी खरीदना चाहता हूँ, और मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं इधर जाऊँगा, वो जाऊँगा. ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको सबको अपनी जो सारी विशेज़, इन सब विशेज़ को पूरा करना चाहूँगा. क्लियर. तो हमने एक बात ऑब्जर्व की, यहाँ पर एक बात को नोट किया होगा आपने कि जो ह्यूमन बींग है, उन ह्यूमन बींग की जो नीड्स होती है, जो नीड्स है, जो वांट्स है, वो हमेशा कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है. क्योंकि अभी आपने जैसा ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, तब आपके गई किसी, आप कुछ सोच रहे होंगे, कोई सोच रहा होगा सर नहीं मैं तो फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा. तो कोई सोच रहा होगा नहीं मैं तो अपने घर के लिए एक अच्छा सा फर्नीचर बनाऊंगा, और कोई सोच रहा होगा मैं अपना सा एक नया सा घर परचेज़ कर लूँगा. क्लियर. तो ये जो नीड्स है हमारी, जो हमारी वांट्स है, हमारी जो विशेज़ है, वो क्या होती है, हमेशा अनलिमिटेड होती है. ह्यूमन बीइंग की एक आदत होती है, ये क्या एक हैबिट है, हर पर्सन की एक हैबिट होती है, और उनकी जो नीड्स होती है वो हमेशा क्या होगी, अनलिमिटेड होती है. क्लियर. द रिसोर्सेज दैट कैन फुलफिल दिस नीड्स आर मनी. और जो ये आपने जो लिस्ट बताई, आपने जो नीड बताई आपकी, आपने जो वांट्स बताई, इन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स होते हैं, जो रिसोर्स होंगे, वो रिसोर्स क्या होते हैं, मनी होती है. क्या होती है, मनी. क्योंकि आपने लिस्ट तो बता दी सर मैं ये खरीदना चाहता हूँ, मैं ये परचेज़ करना चाहता हूँ, और वहाँ ट्रिप पर जाना चाहता हूँ, वहाँ घूमने जाना चाहता हूँ, होटल में खाना खाने जाऊँगा, ये करूँगा. आपने बहुत सारी लंबी सी लिस्ट बना दी, लेकिन आपने कभी सोचा है इन लिस्ट को पूरा करने वाले रिसोर्स क्या है. अगर इन लिस्ट को, इस आपकी जो लिस्ट थी, आपकी जो वांट्स थी, आपकी जो नीड थी, उनको पूरा करने वाले जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा मनी होती है. क्या होती है, मनी. क्लियर. हमने देखा कि वांट्स तो अनलिमिटेड, और मनी है जो क्या है, हमेशा लिमिटेड होती है. मनी कैसी होती है, या लिमिटेड. देखें आप, द ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई दिस नीड्स आर लिमिटेड. देखें कि जो ह्यूमन नीड्स है वो हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. ये लिस्ट हमेशा बढ़ती जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली. कि अगर माना आपकी जो एक नीड्स पूरी हो गई, कि आपके पेरेंट्स ने, आपने सोचा कि आपकी नीड थी या आपके वांट्स थी या आपकी कोई विश थी कि मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीद लूँ, और आपके पेरेंट्स ने आपको एक मोबाइल फ़ोन दिला दिया, तो आप थोड़े दिन बाद सोचेंगे नहीं अब मोबाइल फ़ोन तो ले लिया, अब एक टैबलेट और होता तो अच्छा रहता, या एक पीसी होता, या मेरे पास एक लैपटॉप होता तो अच्छा रहता. तो हमारी जो नीड्स है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, कभी पूरी नहीं हो पाती, कंप्लीट नहीं होती है. एक नीड पूरी हुई और दूसरी नीड स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर. तो जो ह्यूमन बींग की जो नीड्स है वो हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड होती है. और इन नीड्स को पूरे करने वाले जो रिसोर्सेज हैं, जो मनी है, वो हमेशा क्या होगी,
लिमिटेड होगी। नीड्स तो है वो तो अनलिमिटेड, और इनको पूरा करने वाले जो रिसोर्स है वो मनी है, और मनी क्या होगी, हमेशा लिमिटेड होती है, मनी हमेशा लिमिटेड होती है। तो इन ऑर्डर टू मीट दिस नीड्स, इन जो ये नीड है आपकी, जो ये वांट्स है, इन वांट्स को पूरा करने के लिए अ पीपल हैज़ टू डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। इन वांट्स को, इन नीड्स को पूरा करने के लिए आपके पास क्या जो रिसोर्स हैं, उन रिसोर्स को अर्न करने के लिए, जो रिसोर्स जो हमने बताया मनी, उस मनी को अर्न करने के लिए, उस मनी को प्राप्त करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है, क्योंकि बिना एक्टिविटी पैसा तो आता नहीं। मनी आपको अगर अर्न करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई वर्क करना ही करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो मनी अर्न करने के लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी जनरली 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप होते हैं उस एक्टिविटी के? जनरली जो ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी है उसके 2 पार्ट्स हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पिक्चर आपके सामने है फर्स्ट पार्ट का। देखें कि एक लेडी है, एक मेड है, वो एक लेडी मेड है, वो क्या कर रही है, घर में वर्क करती है। लेडी मेड क्या करती है, घर में वर्क करती है ना। और जब उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही महीना पूरा हुआ, जैसे ही मंथ कंप्लीट हुआ, वो लेडी क्या करेगी, वो मेड क्या करेगी, अपनी सैलरी लेगी। जैसे ही महीना पूरा हुआ, उस मेड ने क्या किया, अपनी सैलरी की डिमांड कर ली। क्लियर? तो उसने क्या किया कि कुछ ना कुछ वर्क किया, और वर्क क्या किया, उसने घर में खाना बनाया, उसने घर में साफ़ सफाई की, कुछ उसने घर में आपके कपड़े धोए, या कोई भी घर का जो वर्क था, आपके घर का जो काम था, उस मेड ने कंप्लीट किया। और आफ्टर दैट ही विल गेट हिज सैलरी। आफ्टर दैट शी विल गेट हर सैलरी। तो जो उसने वर्क किया, उस वर्क के बाद वो क्या लेगी, अपनी सैलरी लेगी। क्लियर? देखिए फर्स्ट पिक्चर में आपने देखा बेड ने वर्क किया, और वर्क के रिटर्न में वो क्या ले रही है, अपनी सैलरी ले रही है। अब देखें नेक्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर देखें। वही मेड जब अपने घर चली गई, वही मेड जब अपने घर जाती है, और सेम वर्क जो आपके घर में जो उसने काम किया, सेम वही वर्क वह अपने घर जाकर करती है। अपने घर पे भी वह खाना बना रही है, शी वाज कुकिंग फूड इन हर होम, है ना। अपने घर पर भी वो खाना बना रही है, अपने घर पे वो सारे काम कर रही है जो काम उसने किसी और के घर पे किए, और वर्क के बदले उस वर्क के रिटर्न में उसको सैलरी मिली। लेकिन अब सोचिए कि क्या जब वो अपने खुद के घर में जब ये सारे काम करेगी, अपने स्वयं के घर में जब सारे काम करेगी, तो क्या उसको उसके रिटर्न में, उस वर्क के रिटर्न में क्या कोई पैसा मिलेगा? क्या कोई उस वर्क के रिटर्न में उसको कोई सैलरी मिलेगी? नहीं ना। देखो हमने देखा एक ही लेडी थी, जब वो मेड के रूप में एज ए मेड जब वो वर्क कर रही थी तो उसको सैलरी मिली। लेकिन जब वही लेडी जब अपने घर में हाउसवाइफ एज ए हाउसवाइफ जब काम करती है, तो उसको उस वर्क के रिटर्न में कोई भी सैलरी नहीं मिलती। तो जो हमने देखा यहाँ जो एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी सेम थी, और उस एक्टिविटी में फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा उसको रिटर्न में क्या मिला, सैलरी मिली, उसको रिटर्न में इनकम मिली। लेकिन सेकंड एक्टिविटी में, वही सेकंड एक्टिविटी जब उसने अपने घर में की, तो उस एक्टिविटी में उसके रिटर्न में उसको किसी प्रकार का कोई पैसा, किसी प्रकार की कोई मनी नहीं मिली। क्लियर? तो एक्टिविटी हमने देख ली कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है 2 टाइप की होती है। और फर्स्ट जो एक्टिविटी हमने देखी, फर्स्ट पिक्चर जो देखा, उस एक्टिविटी को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट जो एक्टिविटी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट क्या होगी आपकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जैसा कि आपने फर्स्ट पिक्चर देखा, और आपने देखा कि उस पिक्चर में वो मेड काम कर रही है, वो मेड वर्क कर रही है, और उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है, कोई सैलरी मिल रही है, कुछ इनकम मिल रही है। तो ऐसा वर्क, ध्यान से सुने बात को पॉइंट आउट करें कि ऐसा वर्क जिसको कंप्लीट करने से उसके रिटर्न में आपको सैलरी मिले, या उसके रिटर्न में आपको कोई इनकम मिले, तो वो वर्क क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से आपको उसके रिटर्न में क्या मिला, सैलरी मिली, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखें यहाँ पर कि द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स इन विच वी कैन गेट सम मनी इज रिटर्न इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से उसके रिटर्न में सैलरी मिली, उसके रिटर्न में आपको इनकम मिली, तो वो सारी एक्टिविटी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बता दिया सामने, और एग्जाम्पल देखना चाहते हो देखें। टीचर्स, जैसे एक टीचर हैं, टीचर क्लासरूम में आते हैं और आपको पढ़ाते हैं, तो उन्होंने जो टीचिंग करवाई, आपको पढ़ाया, उसके रिटर्न में उन टीचर को क्या मिला, उनकी सैलरी मिली, उनको कोई ना कोई इनकम मिली, एक पार्ट ऑफ मनी मिला, कुछ मनी मिली उनको, है ना। तो वो जो एक्टिविटी की, उनको जो टीचिंग की एक्टिविटी की, जब उनको टीचिंग की एक्टिविटी के रिटर्न में पैसा मिला, तो वो टीचिंग की एक्टिविटी क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी तरह माने एक फार्मर है जो फार्मिंग करता है ना, तो उस फार्मिंग के रिटर्न में भी उसको क्या मिलेगा, कोई ना कोई सैलरी मिलेगी, कोई ना कोई पैसा तो उसको मिलेगा। तो उसने जो फार्मिंग की एक्टिविटी की, जब उसको रिटर्न में, उसकी फार्मिंग की एक्टिविटी के रिटर्न में उसको क्या मिला, कुछ पैसा मिला, तो वो जो फार्मिंग की एक्टिविटी है वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमने यहाँ पर देखा कि ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी है उसके 2 पार्ट होते हैं। और फर्स्ट पार्ट हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसमें देखा कि उस एक्टिविटी के रिटर्न में उसको क्या मिल रहा था, ह्यूमन बीइंग को क्या मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, सैलरी मिलती। क्लियर?
अब बात करेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है नॉन इकोनॉमिक। सेकंड पार्ट कौन सा है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जैसा कि आपने जो पिक्चर देखे थे ऊपर, और सेकंड पिक्चर जब देखा उस मेड का, जब वो मेड अपने घर जाती है और अपने घर में सेम वर्क करती है, उसको वर्क के रिटर्न में कोई सैलरी नहीं मिलती है। हमने देखा वो वर्क मेड जब घर जाती है और जो वर्क करती है उस वर्क के रिटर्न में उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो जो एक्टिविटी की उसने घर में, जो एक्टिविटी उसने अपने घर में की, जब उसको उसके रिटर्न में कोई सैलरी नहीं मिली, तो ऐसी एक्टिविटी जिसके रिटर्न में किसी प्रकार की कोई सैलरी, किसी टाइप की कोई इनकम नहीं मिलती है, देन वो एक्टिविटी वो क्या कहलाएगी? आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखें यहाँ पर, द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स इन विच वी कैन नॉट गेट एनी मनी इज रिटर्न इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से ह्यूमन बींग्स को रिटर्न में कोई भी सैलरी या कोई भी मनी नहीं मिलती है, वो सारी क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए कि कुकिंग फूड फॉर फैमिली, जैसे अपनी मदर है हमारे लिए क्या करती है? कुकिंग करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, तो क्या हम उनको कोई सैलरी देते हैं? नहीं। लेकिन यही खाना अगर हम होटल में खाना जाए तो हमें उसको होटल वाले को क्या देना पड़ेगा? कोई ना कोई चार्ज देना पड़ेगा, कोई ना कोई पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस होटल वाले ने जो पहले एक्टिविटी की, जो कुकिंग की एक्टिविटी की, वो क्या हो गई? जब उसने सैलरी उसके रिटर्न में आपने उस होटल वाले ने क्या लिया? पैसा लिया, कोई ना कोई पैसा लिया ना कोई चार्ज आपसे लिया, देन वो एक्टिविटी हो गई इकोनॉमिक। लेकिन वही एक्टिविटी अगर घर में मदर ने की, मदर ने खाना बनाया, तब वो एक्टिविटी क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक। क्यों? कि फर्स्ट एक्टिविटी में उसको रिटर्न में क्या मिल रही थी? कोई चार्ज दिया जा रहा था, कुछ पैसा दिया जा रहा था। लेकिन सेकेंड एक्टिविटी में हमने देखा कि मदर घर में खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है, तो उनको उसके बदले उसके रिटर्न में कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। तो जब पैसा रिटर्न में नहीं दिया जाता तो वो हमेशा क्या कहलाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर देखा कि दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक तो इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स की कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स होती क्या है। हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी देखी, हमने ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है उनको देखा, उन नीड्स को फुलफिल करने वाले रिसोर्स जो हमने देखे। रिसोर्स मैंने बताया आपको कि रिसोर्स जो है वो क्या होती है? मनी होती है। और उस मनी को अर्न करने के लिए हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है, ह्यूमन बीइंग को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है। और ये एक्टिविटी दो टाइप की होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स की एक्चुअली इकोनॉमिक्स है क्या। देखें, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस की एक ब्रांच है। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस की एक ब्रांच है विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन और सोसाइटी। एक ऐसी ब्रांच है सोशल साइंस की जो हमेशा किसकी स्टडी करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। यानी जो सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिनके रिटर्न में ह्यूमन बींग को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। यानी ऐसे एक्टिविटी जिनके रिटर्न में ह्यूमन बींग को पैसा मिल रहा है, उनके रिटर्न में ह्यूमन बींग को कोई ना कोई मनी मिल रही है, उन सारी एक्टिविटी की जो स्टडी है, जिस सब्जेक्ट में की जाती है, वो सब्जेक्ट आपका क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी होती है, वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्लियर? द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। यानी द ह्यूमन बींग की जो एक्टिविटी हो रही है, उनकी जो स्टडी है, जिस सब्जेक्ट में की जाती है, ह्यूमन बींग की एक्टिविटी भी कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान रखें, मैंने आपको एक्टिविटी दो टाइप की बताई है, टू टाइप्स बताए हैं। मैंने फर्स्ट बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड बताया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल और केवल ओनली किसकी स्टडी करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी की ही स्टडी करता है। इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी इकोनॉमिक्स में नहीं होती। बात का ध्यान रखें, आप इस बात को पॉइंट आउट कर ले कि इकोनॉमिक्स में केवल और केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी की ही स्टडी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्लियर? तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा यहाँ पर। क्लियर? देखें आगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखी, यानी ऐसी एक्टिविटी जिसके रिटर्न में हमें क्या मिल रहा था? मनी मिल रही थी, जिसके रिटर्न में हमें कोई इनकम मिल रही थी। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये जो इकोनॉमिक है एक्टिविटी है, इसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट कहलाता है प्रोडक्शन। देखो, ऐसी एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया इसमें रिटर्न में कुछ सैलरी मिल रही, तो फर्स्ट पार्ट क्या कहलाएगा उसका? प्रोडक्शन। यानी जब आप किसी नए प्रोडक्ट को बनाएंगे, आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए माना आपने सॉप का प्रोडक्शन करना है, आपको सॉप बनाना है, साबुन बनाना है। क्लियर? तो साबुन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे? कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, है ना? उसके लिए रॉ मटेरियल लाएंगे। क्लियर? उसके लिए पहले रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, उसके लिए लेबर लाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको मशीनरी लाने पड़ेगी, और उस लेबर भी वहाँ पर वर्क करेंगे, सारा जो वहाँ पर काम होगा, पूरी प्रोसेसिंग चलेगी उसकी। तो आपने क्या करेंगे? उस रॉ मटेरियल से आपको एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक रॉ मटेरियल का यूज़ करके आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है? आपका सॉप है।
साबुन है। इसी तरह आप कोई और इंडस्ट्री मान ले, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे XYZ आप माना टोमेटो केचप है, तो टोमेटो केचप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, उसमें आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल एज रॉ मटेरियल आप टोमेटो लाएंगे और टोमेटो को उस इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए आप कुछ लेबर लाएंगे, क्लियर। और वो सारे लोग मिलकर वहाँ क्या करते हैं, उस टोमेटो से टोमेटो केचप का प्रोडक्शन करते हैं, क्लियर। तो हमने देखा कि वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अलग अलग पार्ट देखे। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया आपको प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, क्लियर। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट देखा प्रोडक्शन। अब आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपके पास टोमेटो केचप रेडी है। अब उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे आप, मार्केट में जब वो टोमेटो केचप पहुंच जाता है, जब आपने माना कि आपने एक इंडस्ट्री लगाई टोमेटो केचप की और टोमेटो केचप आपने रेडी कर दिया, उसको मार्केट तक पहुंचा दिया, मार्केट में किसी शॉप पे टोमेटो केचप पहुंचा, और जिस पर्सन को उसकी नीड होगी, वो पर्सन क्या करेगा, उस टोमेटो केचप को क्या करेगा, परचेज करेगा। क्या करेगा, उस टोमेटो केचप को परचेज करेगा, या जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया, माना सॉप बनाया, साबुन बनाया, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल माने, आप जो प्रोडक्ट बनाया आपने, उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, जिस पर्सन को नीड होगी वो पर्सन क्या करेगा, उसको परचेज करेगा, और परचेज करने के बाद वो क्या करेगा, उसका यूज़ करेगा। तो जो प्रोडक्ट को परचेज किया, उसका यूज़ किया, उसको यूज़ करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, कंजप्शन कहलाती है। सबसे पहले हमने देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या किया, प्रोडक्शन किया। अब ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी पे अगर आपका क्वेश्चन हो यहाँ पर कि सर प्रोडक्शन की एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हुई, तो देखिए इस प्रोडक्शन की प्रोसेस में आप सबसे पहले रॉ मटेरियल लाए। रॉ मटेरियल क्या लाए, टोमेटो। तो टोमेटो जब आपने लिया तो उस टोमेटो का किसी ना किसी ने तो प्रोडक्शन किया होगा, किसी ना किसी ने उस टोमेटो की फार्मिंग की होगी, तो उस फार्मर को आपने टोमेटो के रिटर्न में पैसा दिया, तो उस टोमेटो को लेके आए, वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उस टोमेटो को आपने बनाया, आपने उसके लेबर लगाए, उस लेबर को भी क्या दिया, कोई ना कोई सैलरी दी, ठीक। आपने उसके लिए मशीन लाया, उसके लिए भी आपने क्या दिया, कोई ना कोई पैसा दिया। तो ये सारी एक्टिविटी क्या हो गई, प्रोडक्शन की यूनिट में जो एक्टिविटी हुई, सारी क्या हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद हमने देखा सेकंड पार्ट कंजप्शन की। हमने क्या किया, किसी और पर्सन ने, कस्टमर ने उस प्रोडक्ट का परचेज किया, और परचेज करने के बाद प्रोडक्ट को यूज़ किया। तो कस्टमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा है, जो यूज़ कर रहा है, तो यूज़ करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, कंजप्शन कहलाती है। सेकंड पार्ट हमने देखा कंजप्शन। थर्ड पार्ट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का होता है वो होता है एक्सचेंज। अब देखें कि जब कंजप्शन की जब एक्टिविटी होती है, जब उस कस्टमर उस प्रोडक्ट को, उस टोमेटो केचप को जब परचेज करता है, तो उस परचेज करने के जब उसने टोमेटो केचप लिया तो उसके रिटर्न में वो क्या देगा, कोई ना कोई उसको मनी तो देनी पड़ेगी उसको, है ना, जो उसकी प्राइस है वो प्राइस उसको देनी पड़ेगी शॉपकीपर को। तो जब वो क्या करता है कि फर्स्ट वो टोमेटो केचप लेता है ना, रिटर्न में वो क्या दे रहा है उसको, उसकी मनी दे रहा है, जो प्राइस है उसकी वो उसको दे रहा है। तो हमने एक हाथ से तो टोमेटो केचप लिया, और सेकंड हैंड हमने क्या दिया, उसकी जो प्राइस है वो हमने उसको दे दी शॉपकीपर को। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोसेस हुई, और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सचेंज क्या कहलाती है, एक्सचेंज। हमने एक तरफ तो प्रोडक्ट ले लिया और दूसरी तरफ उसकी प्राइस उस शॉपकीपर को दे दी। तो ये जो एक्टिविटी हुई, हमने प्रोडक्ट के बदले क्या दिया, प्रोडक्ट के रिटर्न में उसको क्या दी, कुछ मनी दे दी, कुछ प्राइस दे दी, तो वो भी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखी प्रोडक्शन, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी हमने कंजप्शन, थर्ड देखी एक्सचेंज। इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्स्ट प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि सबसे पहले माना आपने जो प्रोडक्ट बनाया, माना टोमेटो केचप बनाया आपने 100 रुपीज़, आपके जो टोमेटो केचप बनाया, माना प्लांट आपका खुद का है, आप उस प्लांट के ऑनर है, आप उस प्लांट के ऑनर है, आपको जो उसकी जो कॉस्ट पड़ी आपके लिए, माना वो 100 रुपीज़ में पड़ा, क्लियर। और आपने उस प्रोडक्ट को माना मार्केट में 120 to 130 रुपीज़ में सेल कर दिया, यानी 120 रुपीज़ में आपने उस प्रोडक्ट को सेल किया। उस प्रोडक्ट को कितने में बेचा आपने, 120 रुपये में बेच दिया। अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज़ का, तो वो 20 रुपीज़ तो आपके चले गए, क्लियर। अब जो रिमेनिंग जो 100 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ तो आपके पॉकेट में चले गए, रिमेनिंग जो 100 रुपीज़ है, उस 100 रुपीज़ का आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या नहीं करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा कि जो प्रोडक्शन की यूनिट है, अब प्रोडक्शन की जो यूनिट है, जिन ने मिलकर उसको उस चीज़ का प्रोडक्शन किया है, उन सबको आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी। और वो सैलरी कहाँ से आएगी, जो आपने अर्न किया है। आपका प्रॉफिट तो आपने जेब में डाल दिया, आपकी पॉकेट में डाल दिया, 20 रुपये, 120 रुपीज़ आपने अपनी पॉकेट में डाल दिया। उस 100 रुपीज़ का आपको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन की यूनिट में, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन की यूनिट क्या है कि प्रोडक्शन की यूनिट में सबसे पहले देखा लैंड। आपने जो प्लांट लगाया, आपने जो इंडस्ट्री लगाई, उसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी, लैंड की जरूरत होगी, ज़मीन की जरूरत होगी। और लैंड में यही जरूरी नहीं कि सर ओनली लैंड ही आएगी, इसमें जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे वाटर है ना,
ऐसे बहुत सारे नेचुरल चीज़ें जो किसी चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ आती हैं, वो सारी किस में आती है, लैंड वाले पार्ट में। आपने जो प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन के लिए आपको लैंड की आवश्यकता होगी, लैंड की नीड्स होगी, लैंड की ज़रूरत होगी। लैंड आपने ले ली, आपने फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उस ज़मीन पे उस प्रोडक्शन करने के लिए आप कुछ लेबर लेके आएंगे। आप क्या करेंगे, कुछ लेबर लाएंगे, क्यों, अकेले से तो काम होने से रहा, आप लेबर लाए। तो ये जो सारे हैं, लैंड है, लेबर है, ये क्या है, प्रोडक्शन की यूनिट है। नेक्स्ट प्रोडक्शन की यूनिट है कैपिटल। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैपिटल में कुछ मशीनरी लगानी पड़ेगी, आपको कुछ रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, कैपिटल में आती है। फर्स्ट हमने देखा लैंड, प्रोडक्शन की यूनिट देख रहे हैं, फर्स्ट देखा लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड देखा कैपिटल, फोर्थ प्रोडक्शन की यूनिट देखे तो है मैनेजमेंट। आपने जो प्लांट लगाया उस प्लांट को मैनेज करने के लिए भी किसी ना किसी पर्सन की जरूरत होगी, कोई ना कोई पर्सन तो होगा उसके उस प्लांट को मैनेज करेगा। क्लियर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट एंड द लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्राइजेस। द लास्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्राइजेस। और एंटरप्राइजेस यानी उसका जो ऑनर है, उसका जो मालिक है, वो क्या होता है, एंटरप्राइजेस कहलाता है। मैंने सीधा सा एग्जांपल दिया एक टोमेटो केचप के प्लांट का। आपने टोमेटो केचप का प्लांट लगाया तो आप कौन होंगे, उसके एंटरप्राइजेस कहलाएंगे, आप उसके ऑनर कहलाएंगे। क्लियर। लैंड आपने ले ली, जमीन आपने ले ली, आप रॉ मटेरियल सब कुछ लेके आए, तो उसमें क्या क्या लगा, लेबर लाए। तो प्रोडक्शन के लिए आपने क्या क्या जो बेसिक चीज़ है वो क्या होती है, प्रोडक्शन की यूनिट जो है वो क्या क्या होती है, फर्स्ट होती है लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल, फोर्थ मैनेजमेंट एंड फिफ्थ इज एंटरप्राइजेस। ये 5 जो है इसकी 5 यूनिट्स होती है, 5 इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट मैंने बताया आपको प्रोडक्शन, सेकंड कंजप्शन, थर्ड एक्सचेंज एंड फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा आपने जो प्रोडक्ट बनाया, टोमेटो केचप बनाया, वो 100 रुपीज़ में आपके बना, उसकी जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज़ थी, लेकिन उसकी जो प्राइस थी, देखिए ध्यान रखिए कॉस्ट और प्राइस में अलग अलग डिफरेंस है। कॉस्ट तो उसको बनाने में जितना चार्ज लगा वो सारा क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। 100 रुपीज़ की कॉस्ट थी, आपने उसको बेचा कितने में, उसको सेल कितने में किया, 120 में। क्लियर। अब उस 120 को आपको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, उसकी प्रोडक्शन की यूनिट में। प्रोडक्शन की यूनिट में माना 20 रुपीज़ आपने लैंड वाले को दिए, लैंड वाले पार्ट को, 20 रुपीज़ आपने लेबर को दिए, 20 रुपीज़ जो है कैपिटल को दिए, 20 रुपीज़ मैनेजमेंट को दिए और 20 रुपीज़ किसको दिए, एंटरप्राइज की स्वयं के खुद के प्रॉफिट हो गए। तो इस टाइप से हम ऐसे इस मनी को डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली ये 20 से हुआ नहीं है फिर, लेकिन इस टाइप से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर। अब देखिए यूनिट ऑफ जो प्रोडक्शन थे, प्रोडक्शन की जो यूनिट थी, उनको आप क्या करेंगे, उनके वर्क के रिटर्न में आप क्या देते हैं, इनकम देते हैं या कोई सैलरी देते हैं। तो इनकी जो इनकम होती है वो क्या कहलाती है, यूनिट ऑफ जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जो यूनिट्स हैं, उनकी इनकम जो है, उनकी सैलरी है, वो क्या कहलाती है। तो फर्स्ट जो लैंड है, आपने लैंड का यूज़ किया और लैंड के यूज़ के बदले उसके रिटर्न में आप उसको क्या देंगे, रेंट देंगे। लैंड के लिए क्या देंगे, रेंट देंगे। फिर लेबर है, लेबर को क्या देते हैं आप, वेजेस देते हैं। लेबर को क्या देते हैं, वेजेस। इसी तरह बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल के लिए क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। कैपिटल क्या क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। फिर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट को सैलरी दी जाती है। और आगे बात करें एंटरप्राइजेज की, तो एंटरप्राइज को या तो प्रॉफिट होगा या क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो ये हमने देखे प्रोडक्शन की यूनिट्स देखी। प्रोडक्शन की यूनिट 5 टाइप्स होते हैं इसके, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, एंटरप्राइज। और इनकी जो इनकम होती है वो अलग अलग है। जैसे लैंड की जो रेंट है, लेबर की वेजेस है, कैपिटल का इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट की सैलरी है और एंटरप्राइजेज को प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। क्लियर। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी, 4 टाइप बता दिए, 4 टाइप बताए। और 4 टाइप में लास्ट में मैंने बताया आपको डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, जो प्रोडक्शन की यूनिट होती है, जो उस चीज़ को, प्रोडक्ट को तैयार करती है, जो उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करती है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर। तो ये कहलाती है प्रोडक्शन की यूनिट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, इसी के आगे देखें, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन देखा हमने, उस यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की सैलरी देखी या उनकी इनकम देखी। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम नेशनल इनकम की। आज जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। ये जो इतनी जो सारी बातें थी, ये बिल्कुल इसका बेस प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको सारा बताया टॉपिक की। और टॉपिक है आपका नेशनल इनकम। हमारा टॉपिक क्या है, नेशनल इनकम। तो देखें कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। नेशनल इनकम क्या होती है कि जो प्रोडक्शन के जो सोर्स हैं, अभी जो मैंने आपको प्रोडक्शन के सोर्स बताए, लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइजेस। ये जो प्रोडक्शन के सोर्स है एक कंट्री में, मैं कंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ, बात को ध्यान रखें। अब बात को नोट करें कि अगर एक कंट्री में ये जो प्रोडक्शन की यूनिट है, इन प्रोडक्शन की यूनिट की जो सैलरी होती है, जो इनकी इनकम होती है, देखो प्रोडक्शन की यूनिट थी लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट और एंटरप्राइजेज। अगर एक कंट्री लेवल पर, एक पूरी कंट्री में अगर इनकी जो इनकम है, जो इनकम हमने देखी, लैंड की तो हमने देखी रेंट, लेबर की देखी वेजेस, कैपिटल का देखा इंटरेस्ट, मैनेजमेंट की देखी सैलरी और एंटरप्राइज का देखा प्रॉफिट और लॉस। क्लियर। ऐसे हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था एक टोमेटो केचप का, सिर्फ हमने टोमेटो केचप का ही प्रोडक्शन किया। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे वर्क होंगे कंट्री में।
ऐसे जैसे बहुत सारे वर्क होंगे तो हर इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्शन की यूनिट होगी। और अगर हम इस कंट्री के सारे जो प्रोडक्शन की यूनिट है उन सारी प्रोडक्शन की यूनिट की अगर इनकम को टोटल कर दें, इस कंट्री के जितने भी प्रोडक्शन की यूनिट है, माना आपने यहाँ हमने सिर्फ टोमेटो केचप का एग्जांपल लिया था, इसके अलावा बहुत सारे वर्क हो सकते हैं, कुछ भी वर्क हो सकता है जहाँ पर प्रोडक्शन हो। लेकिन बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट रेडी हो तब ही प्रोडक्शन होगा। एक टीचर का एग्जाम्पल मैंने लिया था आपसे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में टीचर का एग्जाम्पल लिया, तो वो वहाँ पर कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं कर रहा है, टीचर कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं करते हैं। माना कि एग्जांपल डॉक्टर का लेवें तो डॉक्टर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, टीचर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। टीचर काम कर रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है, रिटर्न में सैलरी मिल रही है। डॉक्टर काम करता है तो उनको क्या देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। एडवोकेट काम करता है तो हमें क्या देनी पड़ती है, उनको फीस देनी पड़ती है। तो वो भी एक्टिविटी तो इकोनॉमिक है, बट वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बात का ध्यान रखें, इस बात को पॉइंट आउट नोट डाउन करें। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंपल्सरी नहीं है कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन ही हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन ही करें, वहाँ हम कोई ना कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया टीचर का, आपको एग्जांपल दिया एडवोकेट का, आपको एग्जांपल दिया मैंने डॉक्टर का। ये लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम के बारे में मैंने कहा कि हम जो है ये प्रोडक्शन की जितनी भी यूनिट होती है कंट्री में, उन सारे प्रोडक्शन की यूनिट का अगर सम कर दें, उनकी इनकम का, जो प्रोडक्शन की यूनिट है उनकी सारी इनकम का हम क्या कर दें, सम कर दें, तब जो इनकम बनेगी, एक बड़ी सी इनकम बनेगी हमारे पास, और वो इनकम क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम क्या कहलाती है, नेशनल इनकम। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज नेशनल इनकम। क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल क्वेश्चन हो चुका है, आपके पास डेफिनेशन आपके पास रेडी है कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के जो सोर्स हैं उनकी इनकम का हम क्या कर दें, टोटल कर दें कंट्री लेवल पर। यानी जो बड़ी सी इनकम हमारे पास मिलेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखें, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन अ कंट्री। देखिए हमने क्या किया कि जो हमारी जो लास्ट उसकी जो प्राइस थी प्रोडक्ट की, कितनी थी, 120 थी केचप की, और उस प्रोडक्ट की प्राइस को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी प्रोडक्ट को प्राइस जो थी उसको ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन यूनिट में। और हमने देखा कि ऐसे सबकी क्या हो रही थी, इनकम हो रही थी, है ना। हमने प्रोडक्शन की यूनिट की जो इनकम देखी उन्हीं का हम टोटल कर रहे थे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम किसका टोटल कर रहे हैं, हम जो फर्स्ट डेफिनेशन देखी नेशनल इनकम, और हमने यही देखा कि जो प्रोडक्शन की जो यूनिट्स है उनकी जो यूनिट प्रोडक्शन की यूनिट थी उनकी जो सैलरी थी, उस सैलरी का हमने इंडिया लेवल पर, एक कंट्री के लेवल पर हमने क्या किया, टोटल किया। देन हमें क्या मिला, नेशनल इनकम मिली। क्लियर? अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन जो प्राइस जो मिली उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, अगर जो हमें प्राइस मिली, हमने जो प्रोडक्ट का जो प्राइस मिला, हमने टोमेटो केचप को सेल किया और प्राइस मिली उसकी 120, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें और ऐसे ही सारे प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, ऐसे ही इस कंट्री में सारे प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, माना आपकी सिर्फ मैं आपके प्लांट की ही बात करूँ, आपके टोमेटो केचप की फैक्ट्री ही की बात करूँ, आपने सिर्फ एक टोमेटो केचप सेल किया और आपको 120 रुपीज़ मिला। क्लियर? ऐसे आप माना कि बहुत सारे टोमेटो केचप बॉटल्स जो है सेल करेंगे और आपको कुछ 120 के रेशियो में कुछ पैसा मिलता जाएगा, कुछ ना कुछ मनी मिलती जाएगी। तो ऐसे अगर आप 120 जितनी बॉटल्स आपने टोमेटो केचप की सेल की, उन सारी बॉटल्स का आप अगर उनकी जो प्राइस जो थी उनका अगर सम कर देवे, उनका टोटल कर देवे, तो एक बड़ी सी इनकम मिलेगी, आपको मिलेगी। तो सेम उसी तरह आप जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी जो प्रोडक्शन हो रहा है, या जितनी भी जो सर्विसेज हैं जो अपनी कंट्री में, किसी एक कंट्री में, उन सबकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, उनकी जो प्राइस है, उस प्राइस का हम क्या करें, सम कर देवे। क्या कर देवे? सम कर देवे। और कितने टाइम के लिए? एक 1 फाइनेंशियल ईयर। कितने? 1 फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर हम उनकी जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको सम कर दे, उसका टोटल कर देवे, तो हमारे पास एक बड़ी सी मनी प्राप्त होगी, एक बड़ी सी इनकम मिलेगी, और वो इनकम क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम। बात को देखें, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। हमारे जो पास जो प्रोडक्ट हैं, जो गुड्स एंड सर्विस है, उनकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है, उन प्राइस का अगर टोटल कर देवे, हम उस प्राइस का हम क्या कर देवे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन की यूनिट की जो है इनकम जो होगी उनका हम टोटल करेंगे, तब भी नेशनल इनकम हो जाएगी। लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके हम क्या करें, जो प्रोडक्शन की जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की जो फाइनल रेट है, जो प्राइस है, जो मार्केट में हम बेच रहे हैं, उसको मार्केट में जब सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइस जो आ रही है, ऐसे सारे प्रोडक्ट की जो कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी सर्विसेज है, उनकी जो फाइनल रेट है, जो प्राइस है, उन प्राइस का हम टोटल कर देवे,
तब भी हमारे पास क्या मिलेगी, एक नेशनल इनकम मिलेगी, एक बड़ी सी इनकम हमें मिल जाएगी, और वो इनकम क्या कहलाएगी, हमारी नेशनल इनकम होगी। क्लियर। अब ये जो नेशनल इनकम है वो कब काउंट की जाती है, तो एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए काउंट की जाती है, एक पूरे ईयर के लिए नेशनल इनकम काउंट होती है। अब बात करेंगे हम फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। हमने एक वर्ड और लिया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हमने एक वर्ड और लिया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और हमने एक वर्ड लिया था ये फाइनेंशियल ईयर। बात करेंगे सबसे पहले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं कि द प्रोडक्ट दैट हैव बीन परचेज्ड फॉर फाइनल यूज। ऐसे प्रोडक्ट जो फाइनल यूज के लिए आपने परचेज कर लिए वो सारे क्या कहलाते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस कहलाते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं द प्रोडक्ट विच इज नॉट प्रोसेस्ड फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे प्रोडक्ट जो आगे प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें वापस यूज नहीं आएंगे, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो आपने परचेज किया है और उससे आप नया प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ क्या कहलाएगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विस कहलाएगी। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। माने कि आपने टोमेटो परचेज किया और उस टोमेटो का आपने डायरेक्टली यूज़ कर दिया, सीधा आपने यूज़ कर दिया, टोमेटो लिया और आपने यूज़ कर दिया, बात खत्म हो गई, टोमेटो फिनिश हो गया। तो जो टोमेटो है वो आपके लिए क्या होंगे, फाइनल गुड्स होंगे, फाइनल गुड होगा आपके। क्लियर। आपने क्या किया, टोमेटो परचेज किया, उस टोमेटो का यूज़ कर लिया, उसको टोमेटो को यूटिलाइज कर दिया आपने, तो टोमेटो आपके लिए क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। बट उसी टोमेटो को एक टोमेटो केचप इंडस्ट्री वाला पर्सन ले लेता है, टोमेटो केचप जो इंडस्ट्री है वो ले लेता है, तो वो जो टोमेटो है उस पर्सन के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। क्या होगा उसके लिए, रॉ मटेरियल। क्लियर। और उसके लिए फाइनल गुड क्या होगा, उसका टोमेटो केचप होगा। फाइनल गुड क्या होगा, टोमेटो केचप। तो उसके अकॉर्डिंग टू यूज़ हम डिफाइन कर पाते हैं कि ये प्रोडक्ट फाइनल है और नहीं। फाइनल गुड तो मैंने आपको बताया कि जैसे इस टोमेटो का सीधा आपने यूज़ कर लिया तो आपके लिए टोमेटो क्या हुआ, फाइनल हुआ। बट वही टोमेटो उस टोमेटो केचप इंडस्ट्री वाले के लिए क्या हुआ, एक रॉ मटेरियल हुआ, और उसके लिए फाइनल गुड क्या होगा, वो टोमेटो केचप। क्लियर। तो जो नेशनल इनकम होती है उस नेशनल इनकम में हमेशा और हमेशा जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो फाइनल सर्विसेज होती है, उनकी वैल्यू ही काउंट की जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस के बाद फाइनेंशियल ईयर की। जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या होता है, तो इंडिया में क्या है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो ड्यूरेशन है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो टाइम है वो हमेशा क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर। तो इस 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आपने जितना भी प्रोडक्शन किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच एक कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन की जो, उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनकी जो प्राइस है उनका अगर सम कर दे, उनका टोटल कर देवे, देन तब भी हमें क्या मिलेगी, नेशनल इनकम मिलेगी। क्या मिलेगी, नेशनल इनकम। ध्यान रखें नेशनल इनकम किसकी होती है, किसकी काउंट की जाती है, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस की ही काउंट की जाती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नेशनल इनकम फाइनेंशियल ईयर के लिए ही काउंट, एक फाइनेंशियल ईयर में ही काउंट की जाती है, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। क्लियर। तो इस प्रकार हमने देखा नेशनल इनकम होती क्या है, नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स क्या होते हैं, नेशनल इनकम में फाइनेंशियल ईयर इनकम की, नेशनल इनकम क्या वर्क करती है, इसका क्या यूज़ है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो बात करें नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंस की, तो सबसे पहली पॉइंट, इट शोज द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ नेशन। नेशनल इनकम जो है वो क्या होगी, पूरे नेशन की होगी, एक पूरी कंट्री की होगी। नेशनल इनकम जो है एक पूरी कंट्री को डिनोट करेगी, इस कंट्री की जो इनकम है वो कितनी है, यही शो करेगी। तो ये क्या करती है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को शो करती है, और उसी के साथ साथ इस कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल को बताती है कि उसका डेवलपमेंट कितना हो चुका है, वहाँ के लोगों की, उस कंट्री की पर्सनस की जो नेशनल इनकम जो है वो कितनी है। क्लियर। तो इट शोज द इकोनॉमिक कंडीशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड इंपॉर्टेंस देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम वी कैन कंपेयर इकोनॉमीज ऑफ वेरियस कंट्रीज। देखिए जैसे कि आपने काउंट किया कि माना इंडिया की नेशनल इनकम आपने काउंट की, कुछ मान कोई भी प्राइस आई, कोई भी आया, कोई वैल्यू आई, माना 100 करोड़ रुपीज़ आई, माना इंडिया की नेशनल इनकम कितनी आई, 100 करोड़ रुपीज़। इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था उनकी फाइनल जो प्राइस आई एक फाइनेंशियल ईयर में वो आई माना 100 करोड़ रुपीज़। और आपने इसी सेम एज इट इज़ आपने अमेरिका की नेशनल इनकम को काउंट किया, और अमेरिका की नेशनल इनकम आई माना 125 करोड़ रुपीज़। और आपने पाकिस्तान की या चाइना की काउंट की तो चाइना की आई 110 करोड़ रुपीज़, और आपने पाकिस्तान की काउंट की तो आई 90 करोड़ रुपीज़। तो आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अलग अलग डाटा आपको मिल रहा है। तो इन डाटा के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जितने भी नेशन है वर्ल्ड में, उन सारे नेशन की जितने भी इकोनॉमी है उन सबकी क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम का सबसे फर्स्ट यूज़ देखा कि आप कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को देख सकते हैं, कंट्री के डेवलपमेंट लेवल को देख सकते हैं। सेकेंड यूज़ हमने देखा कि इसका यूज़ जो है अलग अलग जो इकोनॉमी है, अलग अलग जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उन सभी कंट्रीज़ का क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन करने के लिए हम नेशनल इनकम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखिए, इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। अब नेशनल इनकम क्या करती है,
कि अलग अलग सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से कितनी इनकम हो रही है हमें, है ना। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो इंडस्ट्री से हमें कितनी इनकम हो रही है। ये सारा जो डाटा है वो कौन शो करता है, नेशनल इनकम शो करता है कि कौन से सेक्टर से हमें कितना पैसा मिल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से कितना आ रहा है, क्लियर। ऐसे कैसे सर्विस सेक्टर होती है, ट्रांसपोर्ट है, इनसे कैसा कितना पैसा कितनी इनकम होती है। तो वो सारा डाटा जो है कौन शो करता है, नेशनल इनकम के थ्रू हमें अब पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स फ्यूचर पॉलिसीज रिगार्डिंग एन इकोनॉमी कैन बी फॉर्म। देखिए सबसे पहले हमने 3 यूज़ तो देख लिए, अब लास्ट यूज़ जो है इसका, लास्ट इंपॉर्टेंस वो है, वो क्या है कि अगर आप नेशनल इनकम माना, आपके पास एक डाटा कलेक्ट हुआ नेशनल इनकम का, और नेशनल इनकम के डाटा माना कि बहुत कम आया पहले की ईयर की, इससे पहले जो ईयर था उसके अगर कंपेयर करो तो आपका डाटा इस ईयर माना कम आया। तो आप क्या करेंगे कि अपने नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, देखो क्योंकि नेशनल इनकम कम होना एक कंट्री के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। क्यों कि इसका जो कंट्री का डेवलपमेंट लेवल है वो कम होगा, तभी नेशनल इनकम कम होगी। कंट्री का डेवलपमेंट लेवल कम होगा तभी नेशनल इनकम कम होगी। तो आप क्या करेंगे, जब नेशनल इनकम कम हो गई तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए फ्यूचर के लिए पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि फ्यूचर में हम क्या प्लान करना है, हमारे जो डेवलपमेंट लेवल है उसको कैसे इंक्रीज़ करना है। तो इसका पता भी किससे पता चलता है, नेशनल इनकम से। जैसा कि आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि नेशनल इनकम से हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल को देख सकते हैं। अब आपको नेशनल इनकम डाटा मिल गया कि सर हमारी जो कंट्री है उसका जो नेशनल इनकम वो कम आया पिछले ईयर की कंपेयर में। तो हम क्या करेंगे कि जो अपना नेक्स्ट ईयर जो होगा उसमें उस इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए हम कोई ना कोई प्लानिंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लान बना सकते हैं, ऐसे फ्यूचर पॉलिसीज़ जो है नेशनल इनकम के थ्रू बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।